Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are new to this session, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे चलता है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसका आंसर डिस्कस करते हैं एंड उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होता है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो मैं आपको क्रक्स में बता देता हूँ। तो इसी तरीके से हम कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस को करते हैं और कभी कभी हम वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा सेशन रहता है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा सेशन रहता है। तो यस, शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और क्या कहता है पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूटोपियन नॉवेल सुल्तानास ड्रीम। तो आपको बताना है कि सुल्तानास ड्रीम जो कि एक नॉवेल है, ये यूटोपियन टाइम पीरियड से है। आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है जी, तो ये जो थी ये कहाँ से थी, मतलब जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया और उसके आसपास के रीजन्स को, तब के टाइम पे आई थिंक इन द ईयर 1905 के आसपास इन्होंने कुछ इस नावल को लिखा था। और ये किस रीजन में रहती थी, अभी का जो बांग्लादेश है, ठीक है, अब का जो बांग्लादेश है वो तभी एक ही रहता था ना, इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। तो ये इस रीजन में रहती थी। और इस बुक में क्या था कि अगर पूरे विश्व में सिर्फ वुमेंस होती थी, मेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं होता था, तो क्या होता था उस बुक में ये लिखा गया है। ठीक है, तो बस यही नावल है और इसी नावल को जो है वो यूनेस्को ने अपने रजिस्टर में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो बस इसी की वजह से ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जाहिर हो गए हैं। इस रैंकिंग के हिसाब से आपको बताना है कि ऊपर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको देखना होता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में हम जल्दी में हम इससे ध्यान से नहीं देखते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस गलती से बचने के लिए आपको इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड अन्ना यूनिवर्सिटी हैव रैंक्ड इन द टॉप 100 लिस्ट। क्या ये बात सही है? येस। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आती है, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, आप लोग बताना मुझे। अन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ पे आती है? चेन्नई में आती है। ठीक है जी, और यस, इन दोनों ने ही टॉप 100 में अपना जगह बनाया है। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है? येस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यही दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 लिस्ट में आई हैं इंडिया से। येस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये रैंकिंग्स किस यूनिवर्सिटी के बारे में, किन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करती हैं अपने लिस्ट में? ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको अभी 50 साल या फिर 50 साल से कम हुए हैं एग्जिस्टेंस में आके। ठीक है, मतलब जिनका एस्टैब्लिशमेंट 50 या उससे कम हुआ हो। ठीक है, 50 और लेस देन 50। ठीक है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इफ़ दे क्रॉस 50, सपोज वो 51 भी हो जाते हैं, तो इस लिस्ट में वो नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रखा गया है। ठीक है, I hope this was clear to you. Next question is on your screen. Who is elected as the president of Supreme Court Bar Association SCBA? तो सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन होता है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे किसे चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कपिल सिब्बल। सिंबल नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, कपिल सिब्बल होना चाहिए था। ठीक है, तो यस, कपिल सिब्बल जी को चुना गया है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के तौर पे। ठीक है, बस ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं है और ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेनेजुलाज ओनली रिमेनिंग ग्लेशियर दैट हैज़ बिकम टू स्मॉल टू बी क्लासिफाइड एज ए ग्लेशियर? तो वेनेजुला का कौन सा है वो ग्लेशियर जो कि आखिरी ग्लेशियर उनका वो बचा था और अब वो
मेल्ट होके इतना छोटा हो गया कि अब हम उसे ग्लेशियर नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा था वो ग्लेशियर, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट, और इसको ला कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ये नाम आ जाए या फिर ये नाम आ जाए तो दोनों ही सेम ग्लेशियर के नेम्स हैं। ठीक है, ला कोरोना और हम्बल डोल्ट। ठीक है, यही वो ग्लेशियर है जो कि आखिरी ग्लेशियर बचा था। आई थिंक कुछ 5 से 6 ग्लेशियर्स थे वेनेजुएला में, ये आखिरी ग्लेशियर बचा था। और साइंटिस्ट का कहना है कि ये ग्लेशियर जितने तेज़ी से पिघलना चाहिए था उसकी 2 गुना स्पीड से ये पिघल रहा था। ठीक है, सपोज़ वो एक्स के स्पीड से पिघलना होता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं। ठीक है, हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने इतना ज़्यादा प्रदूषण किया, पोल्यूशन किया, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो 2 गुनी स्पीड से यानी कि 2x के स्पीड से वो ग्लेशियर पिघलता गया। ठीक है, और अपने टाइम से पहले वो पिघल गया। ठीक है, और ये आखिरी ग्लेशियर बचा था वेनेजुएला में, बाकी सब ग्लेशियर्स पिघल गए थे, ये आखिरी बचा था, ये भी 2 गुनी स्पीड से पिघल के ख़त्म हो जाए। अब वेनेजुएला में एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। विच कंट्री अनाउंस्ड अ न्यू 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो जिन लोगों ने भी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है उन लोगों के लिए किस कंट्री ने 10 ईयर का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा जाहिर किया है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। तो यूएई ने उन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी संस्थाओं के लिए भी ये वीज़ा की फैसिलिटी शुरू की है जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सो दोज individuals and organizations who have performed very well in protecting the environment, for such organizations and individuals UAE has introduced or announced 10-year blue residency visa. Okay, so yes, इस क्वेश्चन से यही इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्ल्ड एक्वाटिक्स जो है उसने इनॉग्रेट किया है हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल एट 8,200 फीट। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि फ्लोर के ऊपर इन्होंने बनाया है, नहीं, ज़मीन के स्तर से हाईएस्ट मतलब किसी क्लिफ पे या फिर माउंटेनियस एरिया पे। ठीक है, ज़मीन के ऊपर से, ऐसे किसी क्लिफ के ऊपर इन्होंने बनाया होगा, तो ज़मीन से हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, इस ऑल्टीट्यूड पे स्विमिंग पूल बनाया गया है। वो कहाँ बनाया है ये आपको बताना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होंगे अंडर द पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम। किस प्रोग्राम के तहत ये हाईएस्ट पूल बनाया गया है, इस प्रोग्राम का भी नाम आप ध्यान में रखना। इस प्रोग्राम का नाम है पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, टू प्रमोट द एक्वाटिक स्पोर्ट्स। तो एक्वाटिक यानी कि जो पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, हम उन्हें एक्वाटिक स्पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड एक्वाटिक्स के द्वारा। यस, किस कंट्री में इसका उद्घाटन किया गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, भूटान। ठीक है, तो भूटान में इस स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ को पढ़ते हैं। 2 न्यूज़ है वन लाइनर के फॉर्म में। पहली आ रही है ICC T20 वर्ल्ड कप से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मेंस का वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज़ और USA में, है ना। और अमूल जो है इंडियन मिल्क ब्रांड, वो किसे स्पॉन्सर कर रहा है, वेस्ट इंडीज़ की टीम को और USA की टीम को। ठीक है, ऑन द सिमिलर लाइंस जो नंदिनी ब्रांड है, किसके अंडर नंदिनी आता है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अंदर जो नंदिनी मिल्क होता है, मिल्क ब्रांड है, वो किस टीम को स्पॉन्सर करेगी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर करने वाली है। ठीक है, तो बस यही थी न्यूज़। द टूर्नामेंट इज सेट टू बिगिन फ्रॉम जून 2 से ये शुरू होगा वेस्ट इंडीज़ और USA में। ठीक है, तो पता है ना आपको अमूल किस टीम को कर रही है, वेस्ट इंडीज़, USA और साउथ अफ्रीका को भी। ठीक है, सिमिलरली नंदिनी किसे स्पॉन्सर कर रही हैं, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। ठीक है, नाम याद रखना। और नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ के तरफ हम चलते हैं। अनमोल राय, ठीक है, ये एक ट्रांस वुमन है, इन्होंने जीत लिया है मिस पिंक नेपाल 2024 का टाइटल। ठीक है जी, और ये जो मिस पिंक का जो ये टाइटल होता है ना, सिर्फ नेपाल में ही इसका आयोजन किया जाता है। किस लिए, ये ब्यूटी पेजेंट है और ये ट्रेडिशनल पेजेंट है, मतलब सालों से चला आ रहा है।
किनके लिए ये होता है? नेपाल के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनके लिए ही ये इस कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब जो अनमोल राय हैं ये नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगी मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 कंपटीशन में, जो कि थाईलैंड में होगा इसी साल। ठीक है, अब वो नेपाल में जीत गई है तो इंटरनेशनल इवेंट में भी वो नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और नेपाल पहला ऐसा कंट्री है साउथ एशिया में जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है, मतलब लीगलाइज किया है अपने कंट्री में, टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQ पीपल। तो जो भी LGBTQ पीपल हैं उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने, नेपाल ने क्या किया है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो बस यही थी न्यूज़ आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, बस यार ये सब करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। लाइक बटन को प्रेस करना, सब्सक्राइब पे प्रेस करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, बस 1 मिनट का काम है। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर सेशन। ठीक है जी, सो येस, दिस वॉज इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.